हेलो बच्चों। तो आज का हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। कल मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, उस क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्लास आज का। चलिए, और जो बच्चे क्वेश्चन बना लिए थे, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कोशिश किया और जिन्होंने कोशिश किया और नहीं बना, उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने कम से कम कोशिश तो किया। जो बच्चे बिल्कुल कोशिश नहीं किए तो उन्हें कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा बनाने के लिए तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, खुद से नहीं बनाइएगा, तब तक आपको मैथ में कमांड नहीं होगा। तो चलिए कल का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि संबंध R बराबर दिया हुआ है। संबंध R बराबर a, सच दैट a माइनस b एक सम संख्या है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये एक कॉमा है और ये सच दैट यानी दो बिंदा है और फिर a माइनस बी एक सम संख्या। आप लोग जो है बहुत बच्चे क्या किए थे, जब रिलेशन बनाए थे तो उसमें आपने 1,2 के जगह पे 1.2 दे दिया था, मतलब बिंदा दे दिया था। तो यहाँ पे बिंदा नहीं, यहाँ पे मैं कॉमा देती हूँ, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और फिर हमारा ब्रैकेट के बाद फिर कॉमा होता है, ठीक है। तो ये सब लिखने पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा कि जांच कीजिए कि संबंध, ये जो दिया हुआ है संबंध, समुच्च ए बराबर, एक समुच्च हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 पर तुल्यता संबंध को परिभाषित करता है। यानी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समुच्च ए बराबर है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 और उस समुच्च पे हमें संबंध दिखाना है। और वो संबंध में क्या है कंडीशन, a माइनस बी, यानी जब भी हम दो अवयव को लें, a को लें और b को लें, तो वो दोनों अवयव का माइनस, उस दोनों अवयव का माइनस एक सम संख्या होनी चाहिए। उस दोनों अवयव का माइनस क्या होनी चाहिए, हमारी सम संख्या। तो चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमें दिया हुआ है, इस तरह से आपको लिखना है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक समुच्च a बराबर 1 2 3 4 5 ये दे रखा है। अब हमें इसी समुच्च पे हमें रिलेशन बनाना है, ये संबंध बनाना है जो दिया हुआ कह रहा है, मतलब जिस पे कह रहा है परिभाषित करने के लिए, तो वो संबंध बनाना है। सबसे पहला काम समुच्च लिखेंगे, उसके बाद जो भी कंडीशन दे रखा है उसके अनुसार हमें एक संबंध बनाना है अवयव के रूप में। तो चलिए बनाते हैं संबंध को। तो अब यहाँ पे हम जो लेते हैं, पहला अवयव हमारा a होता है और दूसरा अवयव हमारा b होता है। तो हमें इस तरह से अवयव लेना है कि उस दोनों को जब हम घटाएं तो हमें सम संख्या प्राप्त हो। सम संख्या यानी कि एक तरह से मान लिया जाए सम संख्या, तो सिंपली 0 2 4 6 इस तरह से हमें सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए घटाने के बाद, यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 2 से तो 0 में भी लग जाता है, 2 में भी लगता है, 4 में भी लगता है, 6 में भी लगता है। इस तरह से हम लोग सम संख्या को ढूंढेंगे। तो पहला अवयव अगर मैंने 1 लिया, a के जगह पे मैंने 1 लिया, तो b के जगह पे भी क्या हम 1 ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 अगर करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा और 0 क्या है, एक सम संख्या। फिर इसके बाद दूसरा भी अवयव अगर मैंने a की जगह पे 1 ही रखा है, क्योंकि इस 1 का हम रिलेशन बनाएंगे तो सभी के साथ चेक करेंगे, सभी अवयव का सभी के साथ चेक किया जाता है। फिर से हमने 1 लिया, 1 लेने के बाद हम 2 लेंगे b की जगह पे। b की जगह पे क्या लेने की कोशिश करेंगे, 2 को। तो जैसे ही 2 लेते हैं तो 1 माइनस 2 हमें -1 प्राप्त होता है। माइनस पे ध्यान मत रखिएगा, 1 पे चुपचाप ध्यान रखिए, सिर्फ अंक पे। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 1, और 1 हमें मालूम है कि ये एक विषम संख्या है, तो फिर ये सम संख्या नहीं हुआ। तो यानी ये जो जोड़ा है ये पेयर हमारा नहीं बनेगा। 2 हम नहीं ले सकते हैं, 3 लेंगे तो 3 ले सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 3 हमारा
-2 होगा, -2। माइनस से हमें उतना कोई ध्यान नहीं रखना है, इस पे सिर्फ 2 देखना है। अंक हमारा सम संख्या प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हम 1,3 ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमें 1 तो लेना ही है, 1 को अभी हम लेंगे। 4 क्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते। फिर हम 5 देखेंगे तो यस 5 हम ले सकते हैं, क्योंकि 1 - 5 -4 होगा सम संख्या। चलिए इस 1 का जो है, यानी जो ए में हम 1 लिए थे, ए की जगह पे जो 1 लिए थे, उस 1 का हमने सभी के साथ संबंध देख लिया। ये संबंध प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब हम 2 लेंगे। अगला अवयव ए की जगह पे 2 ले लिए। क्या हम 2 और बी के जगह पे 1 ले सकते हैं? 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो हमें 1 प्राप्त होगा, और 1 जो है ये 1 हमारा विषम संख्या होता है, तो हम 1 नहीं ले सकते। लेकिन हम 2 ले सकते हैं, हम 2 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 - 2 गया तो 0। तो चलिए इसी प्रकार से हम फटाफट बना लेते हैं सीरीज। 2,2 ले लिए। 2,3 भी नहीं ले सकते, घटने पे -1 आएगा। 2,4 ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 - 4 -2 होगा। फिर 2,5 भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हमारा 2 का काम खत्म हो। अब हम आगे बढ़ेंगे 3 के साथ, तो 3,1 ले सकते हैं हम। फिर 3,2 नहीं ले सकते, 3,4 ये भी नहीं ले सकते, लेकिन 3,5 ले सकते हैं, क्योंकि 3 - 5 करेंगे तो -2 होगा, जो कि सम संख्या प्राप्त हो। 3 का काम हो गया, और सॉरी 3 का 3 से भी ले सकते हैं हम, 3,3, क्योंकि 3 जो है, इसको पहले लिखते हैं 3,3 और 3,5। 3 में से 3 जाएगा तो 0 होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हमारी 4 की बारी है, तो 4,1 नहीं ले सकते, 4,2 ले सकते हैं, 4,3 ये भी नहीं ले सकते, लेकिन 4,4 हम ले सकते हैं। फिर 4,5 भी नहीं ले सकते, क्योंकि घटाने पे हमें सम संख्या चाहिए। फिर इसके बाद 4 की बारी खत्म, अब 5 की बारी, तो 5,1 ये हम ले सकते हैं, 5,2 नहीं ले सकते, 5,3 ये हम ले सकते हैं, फिर 5,4 ये भी नहीं ले सकते, लेकिन 5,5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 - 5 हमारा 0। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। ए समुच्च भी हमें मालूम है, ये रिलेशन भी बन गया। अब इसी रिलेशन को कह रहा है कि क्या ये रिलेशन जो बना है, ये संबंध जो बना है, क्या वो तुल्यता संबंध को परिभाषित करता है? तुल्यता का मतलब है कि जब हमारा संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, अगर ये तीनों हो तो हमारा संबंध जो है तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो चलिए हम पहले चेक करेंगे संबंध हमारा क्या क्या है। तो स्वतुल्य के लिए सबसे पहला कंडीशन हम स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए, यानी जो अवयव है हमारे समुच्च में 1 2 3 4 5, इनका खुद के साथ संबंध मौजूद होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ यानी 1 1 होना चाहिए, 2 का 2 के साथ तो 2 2 होना चाहिए, है मौजूद, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे खुद के साथ मौजूद है, तो इसका मतलब ये जो संबंध दिया गया है ये स्वतुल्य है। अब हम लोग फिर चेक करेंगे सम्मित को चेक करेंगे। चलिए, तो सम्मित के लिए हम लोग जानते हैं कि जो भी अवयव इसमें मौजूद है उसका अपोजिट मौजूद होना चाहिए, यानी जो जो उसमें है
जैसे मान लीजिए 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। अगर 1,5 है तो 5,1 भी होना चाहिए। तो देख रहे हैं हमारा मिल रहा है सारा। 1,3 3,1, 1,5 5,1 मौजूद है। 2,4 है तो 4,2 होना चाहिए, ये भी मौजूद है। फिर इसके बाद 3,1 तो ये तो हम देख ही लिए हैं 1,3 से। फिर 3 है तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है। 3,5 है तो 5,3 होना चाहिए, ये भी हमारा मौजूद है। फिर उसके बाद 5,1 तो यहाँ पे है ही। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं इस संबंध को, तो इसमें सभी अवयव के अपोजिट मौजूद हैं। यानी जो हमने कंडीशन पढ़ा था कि A, B अगर R में मौजूद है तो B, A भी R में होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल हुआ। तो इसका मतलब ये जो संबंध दिया हुआ है ये सम्मित भी है। अब हम लोग संक्रामक की स्थिति चेक करेंगे कि संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक के लिए हमने पढ़ा है कि अगर हम दो जोड़े को मिलाएं, दो जोड़े को तुलना करें, कंपेयर करें, जैसे ये A और B और ये B और C, तो हमारा AC मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 1 है और यहाँ 1 3 है, ये दोनों तो मिल गया 1 1, ये B और ये B मिल गया, बचा क्या 1 3, तो 1 3 तो है ही। फिर इसी तरह से हम कोई और जोड़ा देखते हैं जो थोड़ा अलग हो। जैसे कि हम मान लेते हैं ये 5 3 है, ठीक है, और एक जोड़ा मान लिए 5 3 और 3 1, ये मान लें। इसमें A तो हमारा 5 है, B हमारा 3 है और यहाँ पे भी B 3 है और ये हमारा C 1 है। तो क्या मौजूद होना चाहिए हमारे संबंध में? संबंध में हमारे 5,1 मौजूद होना चाहिए। तो देखिए कहीं है 5,1, यस, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है 5,1। इसका मतलब ये संबंध अगर देखा जाए तो ये संबंध हमारा संक्रामक भी है, यानी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। संक्रामक का कंडीशन यही था कि यदि A, B मौजूद है इस R में और B, C ये भी मौजूद है R में, तो इसका ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। A, B मौजूद है R में और B, C भी मौजूद है R में, तो A, C यानी ये दोनों तो मिल गया, ये दोनों A, C ये भी मौजूद होना चाहिए। तो A, C भी R में मौजूद होना चाहिए और जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें प्राप्त भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो संबंध हमारा दिया हुआ है ये संबंध हमारा संक्रामक भी है। तो जब कोई संबंध, कोई रिलेशन स्वतुल्य हो यानी रिफ्लेक्सिव हो, सम्मित हो यानी सिमेट्री हो, संक्रामक हो यानी ट्रांजिटिव हो, तो हमारा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी ये जो दिया हुआ संबंध है ये संबंध हमारा तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा रिलेशन होता है, डिफाइन कैसे करते हैं। कोई भी दिया हुआ है तो उसको इस तरह से हम पहले सजाएंगे, फिर उसके बाद हम उस पर देखेंगे कि स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, और फिर हम उसमें बताएंगे कि वो तुल्यता संबंध है या नहीं है। इसी तरह से आपको पूछ सकता है, यहाँ पे जैसे कह देता, इसमें कुछ और कंडीशन डाल देता, यहाँ पे कुछ और डाल देता और पूछ लेता आपको कि दर्शाइए कि या जांच कीजिए कि ये जो संबंध इतना पर, संबंध इतना, समुच्च इतना पर संक्रामक है या स्वतुल्य है या सम्मित है, और पूछ लेता कि ये आप जांच करके बताइए। तो आपको फिर से वही काम करना पड़ता, समुच्च लिखेंगे आप, फिर R को जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार आप बनाएंगे और फिर आप उस पर चेक करेंगे सब कंडीशन के अनुसार। अगर हो गया फुलफिल कंडीशन तो हम कह देंगे कि हमारा जो है संबंध
जो भी पूछे वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज आपका जो है प्रश्नावली जो है एनसीईआरटी का फर्स्ट 1.1 उसका जो जितना थ्योरी था लगभग मैंने सारा बता दिया है। एनसीईआरटी का जो भी थ्योरी था और जो बोर्ड एग्जाम में मेन पूछा जाता है उसके अनुसार से मैंने सारा बता दिया है। और प्रश्नावली अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रश्नावली जो है आज हम लोग प्रश्नावली आज हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिन बच्चे का कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप में उनका बहुत सारा छूट गया है, तो वो एक बार आज जो है कवर कर लें पूरा, और फिर उसके बाद जो है हम लोग कल से लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 जो है पूरा क्लियरली बनाएंगे। लेकिन आपके पास एक पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिए होंगे। हाँ, तो आपको प्रश्नावली 1.1 का इधर मैं लिख दे रही हूँ आपके काम के लिए कि आपको क्या करना है। प्रश्नावली एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन का पहला और तीसरा, और फिर ये तो मेन है पहला, और उसी में आपको दिया हुआ है ढेर सारा, तो उसमें से आपको पहला और तीसरा ये जरूर बनाना है। और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है एनसीईआरटी का, छठा नंबर क्वेश्चन बनाना है, 8वां नंबर क्वेश्चन बनाना है, 15वां नंबर क्वेश्चन बनाना है और 16वां नंबर क्वेश्चन बनाना है। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, और जो बच्चे बना लेंगे वो ग्रुप में जरूर भेजेंगे, ठीक है। अब हम आज थोड़ा सा कम क्लास ले रही हूँ क्योंकि आपसे थोड़ा सा बात करना है आप लोगों से। देखिए बच्चों, लॉकडाउन का टाइम है और ये आपके पास कोई काम नहीं होगा, घर में भी कोई काम नहीं होगा, कोई कह भी नहीं रहा होगा कोई काम करने के लिए, आप लोग सब अपने घर में ही पैक रहते होंगे। तो ये टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम मतलब सुनहरा मौका है, और इस टाइम में जो है आपको क्या करना है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचर लेक्चर दे रहे हैं, प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए। ये मत सोचिए कि हम फिर से क्लास खुलेगा, लॉकडाउन खत्म होगा, क्लास खुलेगा तो सर फिर से लेक्चर देंगे, ऑफलाइन चलाएंगे। तो अगर आप इस भरोसे में हैं तो आप पीछे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हो रहे हैं। पूछिए कैसे? आपको ध्यान होना चाहिए कि जब सिंपली हमारा रेगुलर क्लास चलता है तो उसमें भी हमारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत सारा बच जाता है। बचने के अलावा तो ये सोचिए कि आपको डबल क्लास करना पड़ता है, तब जाकर के आपका जनवरी लास्ट तक कंप्लीट होता है सिलेबस। मैथ का तो बात छोड़िए, मैथ का तो खैर अक्टूबर नवंबर में हो जाता है कंप्लीट, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का सोचिए आपके पास कितना बर्डन होगा। और अगर आप अभी से नहीं कंप्लीट करते जाइएगा सारे सर के लेक्चर का, तो आपको लास्ट में, अभी देखिए रेगुलर हम लोग पढ़ते हैं 11 महीना फरवरी से लेकर के, स्टार्टिंग फरवरी से या फिर 15 जनवरी से ही हम लोग स्टार्ट हो जाता है हम लोग का 12th का सिलेबस। और हम लोग का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री ये मेन अंतिम तक चलता है जनवरी तक, 15 से 20 जनवरी तक। कोई गैप नहीं, कोई छुट्टी नहीं, जो नॉर्मल छुट्टी होता है वही, तब जाकर के इतना रहता है हमारे ऊपर बर्डन। और अब सोचिए कि लॉकडाउन में तो आपका तो 2-2 महीना, 2.5 महीना बर्बाद हो चुका है, खत्म हुआ है। तो आपका ये सिलेबस कैसे कवर होगा? इसके लिए आपके सर जो है फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, वो 2-2 घंटा का क्लास देंगे। तो जब आपका सिर्फ फिजिक्स का, केमिस्ट्री में ही 4 घंटा टाइम निकल जाएगा, तो आप मैथ कब पढ़िएगा, इंग्लिश कब पढ़िएगा, हिंदी कब पढ़िएगा? तो ऐसे में आपको खुद उस टाइम लगेगा कि अब क्या करें, तो करें क्या। तो मैं अभी से ही कह रही हूँ कि आपको रेगुलर पढ़ना है और अभी कोई काम नहीं है। ऑनलाइन जो भी सर दे रहे हैं उनका क्लास आप करते चलिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और रहा, मैं तो यही बोलूँगी कि हम लोग तो आमने सामने अभी है नहीं और ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो हम लोग के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए एक तरह से
गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य वाला रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ये कहानी छोटी सी है कि एकलव्य जो है वो गुरु द्रोणाचार्य का सिर्फ मूर्ति बना करके उनके सामने वो धनुष का जो है ये अपना जो है क्या कहते हैं प्रशिक्षण जो भी है वो अपना प्रयास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। और उसके बाद भी वो सिर्फ फोटो से प्रैक्टिस कर रहे थे और वो सबसे महान शिष्यों में है। वो अर्जुन से भी ज्यादा वो धनुधारी थे, ज्यादा अच्छे। तो वैसे ही हमें आप हमारा वीडियो देखिए, भले हम गुरु द्रोणाचार्य नहीं बन सकते हैं, उतने महान नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए हम यही सोचेंगे कि आपको हम अच्छी कंटेंट दे, अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर करें, अच्छे से आपका बेस मजबूत हम कर दे कि आपको मतलब ये जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा हम धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा उलझाने वाला है। आप 10th तक नहीं इससे रूबरू हुए, कभी नहीं पढ़े आप 10th तक इस चैप्टर को, डायरेक्ट 11th में। और 11th में तो पता ही है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं 11th में, ऐसे ही हवाबाजी में निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट आ जाते हैं 12th में, और 12th में तो पार ही नहीं लगता। तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो चल रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि मैम बहुत धीरे चल रही है। इसके बाद के चैप्टर में हम लोग के पास कमांड रहता है, ट्रिगोनोमेट्री है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये सब है, फिर डिफरेंशिएशन है, ये सब तो हमारे प्रैक्टिस का है। हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो ये सब में हमारा कंट्रोल रहेगा और स्पीड में हम लोग चलेंगे। तो अभी अच्छे से कीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा ऑफलाइन भी क्लास चलता है खगड़िया में, वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेज इसी के नाम से, कोसी कॉलेज रोड समाहरणालय के पास आप जाइएगा तो वहाँ मिल जाएगा। अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं मैम से ऑफलाइन में एक बार मिलना चाहता हूँ या जो भी, वो आप वहाँ पे आकर के मिल सकते हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद। और अगर आप मेहनत कीजिएगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, जैसा कि इस बार आया है 12th का रिजल्ट। बच्चे के 96% मार्क्स आए हैं, मैथ में 93% आए हैं, 89% आए हैं, इस तरह से मार्क्स आते हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, आपके भी इस तरह से मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे और आप लोग को जो आज मैंने होमवर्क दिया है करने के लिए प्लीज़ वो करें। ये आपके मेहनत आपके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। मुझे तो आता है, मैं तो चाहूँ तो एक बार में बता दूंगी, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ आप कर पा रहे हो। और टेंशन नहीं लेना है, आपका मैथ अच्छे से क्लियर हो। धन्यवाद।